वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है पार्ट 1 जिसके अंदर हम जानने वाले हैं आपके 1 अध्याय से लेकर 6 अध्याय एकदम एग्जाम ओरिएंटेड A to Z सार। पहला आपका इकाई है लोक प्रशासन, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व। आज ये एक एक चीज को जानते हैं। आपके 20 से 30 पेज की किताब के लेसन को सिर्फ 1 मिनट के अंदर जानते हैं। सबसे पहले साथियों लोक प्रशासन किसे कहते हैं वो जानेंगे, फिर इसका अर्थ जानेंगे, फिर प्रकृति जानेंगे, क्षेत्र जानेंगे, महत्व जानेंगे। ठीक है, देखो लोक प्रशासन का अर्थ होता है सरकार द्वारा बनाए गए नियमों नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया। सीधा सिंपल है कि जो सरकार नीति बनाती है, जो नियम बनाती है, उसको लागू करने की प्रक्रिया क्या कह जाती है? लोक प्रशासन, यानी लोगों पर शासन करने वाले। ठीक है, इसका सीधा संबंध जनता के दैनिक जीवन से होता है, मतलब इसका सीधा संबंध है जो जनता के दैनिक जीवन से होता है। दैट्स क्लियर। लोक प्रशासन का अर्थ समझ में आ गया, 2 नंबर पक्के कर लो। अब जानते हैं इसकी प्रकृति क्या है। तो साथियों ये व्यवहारिक विषय है, समझ रहे हो, केवल सिद्धांत नहीं है। यानी ये लोक प्रशासन सिर्फ किताब में लिखी गई गढ़ी गई भाषा नहीं है, ये एक व्यापारिक है। जो चीजें रियल जीवन में घटती है वो चीजें है। ठीक है, राजनीति से जुड़ा रहता है पर निष्पक्ष ढंग से काम करता है। ये राजनीति से जुड़ा तो रहता है लेकिन निष्पक्ष नहीं, कोई जाति भेदभाव कुछ नहीं, निष्पक्ष रूप से ये काम करता है। सतत प्रक्रिया है नीति निर्माण की क्रियान्वित तक। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिना किसी ऊंच नीच भेदभाव के एकदम निष्पक्ष रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। यह होता है लोक प्रशासन की प्रकृति। अब जानते हैं इसका क्षेत्र और महत्व क्या है साथियों। तो सबसे पहले बात करें इसके क्षेत्र की, तो साथियों ये केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार, यानी केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार, ये अपना इंडिया है, यहाँ पे केंद्र है। ठीक है साथियों, फिर क्या आता है 29 राज्यों के अंदर छोटा छोटा अपनी राज्य सरकारें बढ़ती है। और फिर स्थानीय सरकार कौन सी हो गई, जैसे अपने सांसद वगैरह हो गए, विधायक हो गए, MLA हो गए, ये नहीं होते एक मतलब अपना जो MLA लेवल का होता है ना साथियों, वो सब चीजें एक स्थानीय सरकार आ गई। ठीक है, योजना, विकास, कानून व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाएं शामिल होती है। ठीक है साथियों, इसके अंदर ये इनका क्षेत्र रहता है लोक प्रशासन का। ठीक है, अब इसका महत्व क्या रहता है वो जानते हैं साथियों। इसका महत्व रहता है साथियों नीतियों को जमीन पर उतारता है, यानी जो नीतियां होती है जो कौन बनाती है, नीतियां बनाती है साथियों विधायिका। लागू कौन करती है? लागू करती है कार्यपालिका। और इसका सही ढंग से निर्वाह कौन करवाती है? वो करवाती है न्यायपालिका। जो वो नीतियां होती है, जो प्रशासन होता है वो जमीन पर यानी लोगों तक पहुंचाता है। जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करता है। भाई ये जनता हो गई, जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है जो सरकार के अंदर होता है, इनके बीच का समन्वय होता है जो लोक प्रशासन करता है, लोकतंत्र को प्रभावी बनाता है। हम समझ लिए साथियों लोक प्रशासन का अर्थ समझ लिया कि लोक प्रशासन क्या होता है, लोगों पर शासन करने वाला। ठीक है, फिर हमने इसका अर्थ भी जान लिया था, हमने महत्व जान लिया, इसका क्षेत्र जान लिया। आई होप कि ये पार्ट आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन आएगा उससे आप ऐसे चुटकियों में कवर करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं आपके लेसन 2 की तरफ, जिसमें 1000% इंपोर्टेंट है लेसन। एज इट इज 7-7 नंबर के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं आपके। तो दूसरा है लोक प्रशासन का विकास। पहले हमने अर्थ प्रकृति जाना था, दूसरे अध्याय के अंदर हम समझेंगे लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ। तो 3 चीजों के अंदर समझेंगे, सबसे तो प्राचीन काल, फिर औपनिवेशिक काल के अंदर समझेंगे और फिर आधुनिक काल के अंदर समझेंगे। यानी हर चीज के साथ 3 पैरे होते हैं। ठीक है, मतलब सुबह, शाम और दोपहर। इसी प्रकार ये सुबह होता है प्राचीन काल होता है, दोपहर औपनिवेशिक काल, और जो शाम का समय वो है अपना आधुनिक काल। ठीक है साथियों, अब इसको हम एकदम आसानी भाषा से समझते हैं। जहां समझ में नहीं आए वहां आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले जानते हैं प्राचीन काल क्या था। तो लोक प्रशासन के अंदर प्राचीन काल था साथियों भारत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी उस समय भारत में कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था वो प्राचीन काल के अंदर लोक प्रशासन का विकास के अंदर भूमिका निभाई थी। दूसरा था प्रशासन नैतिकता और अनुशासन पर आधारित। जो प्राचीन लोक प्रशासन था वो साथियों प्रशासन नैतिकता और अनुशासन पर आधारित था, यानी अनुशासन बहुत ज्यादा था। दूसरा विकास हुआ लोक प्रशासन का वो आता साथियों औपनिवेशिक काल के समय। औपनिवेशिक का मतलब होता है गुलाम। ठीक है, तो भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था उस समय कैसे विकास हुआ लोक प्रशासन का वो जानते हैं। ब्रिटिश प्रशासन के अंदर कानून, राजस्व, नौकरशाही का विकास हुआ था, यानी कानून उस समय बने थे, राजस्व बने थे, मतलब राजाओं के शासन हुआ था, और नौकरशाही का विकास हुआ था। नियंत्रण और नियमों पर जोर दिया था। अंग्रेजों ने नीति बनाई, नियम बनाए और उनके अनुरूप रहने की प्रेरणा दी, जिससे लोक प्रशासन का विकास हुआ था। ये प्राचीन काल और औपनिवेशिक काल के अंदर हुआ था। और फिर आधुनिक काल के अंदर कैसे हुआ वो जानते हैं। आधुनिक काल के अंदर साथियों आपको पता है लोकतंत्र कायम हो गया था। अभी हमारे देश के अंदर लोकतंत्र कायम है और कल्याणकारी राज्य हो गया था। ठीक है, पारदर्शिता और जवाबदेही, ई गवर्नेंस हो गया। यानी आधुनिक काल के अंदर जो सरकार होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जवाबदेही होती है। ठीक है, इस प्रकार हमने समझा कि आप लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ था प्राचीन काल के अंदर, औपनिवेशिक काल के अंदर और आधुनिक काल के अंदर। ठीक है साथियों, आई होप दोनों लेसन क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए तो कमेंट करके बताना, मैं आपको पर्सनली आपके कमेंट का जवाब दूंगा। आगे बढ़ते हैं उससे पहले प्लीज इस वीडियो को एक बार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि आपके साथ वो भी एग्जाम को क्लियर
कर पाए। इक्कीस तीसरा है आप सभी का लोक प्रशासन अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण, यानी जो आपका लोक प्रशासन है उसको आप पढ़ते हो, उसके कौन कौन से दृष्टिकोण है वो जानते हैं। सबसे पहले होता है साथियों संस्थागत दृष्टिकोण। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रशासनिक संस्थाओं का अध्ययन होता है, यानी जो लोगों की संस्थाएं बनी होती है, जो समाज के अंदर संस्थाएं बनी होती है उनका अध्ययन किया जाता है। दूसरा होता है संरचना और कार्य पर ध्यान दिया जाता है, उन संस्थाओं की जो संरचना होती है और उनके कार्य होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं संस्थागत दृष्टिकोण। ये प्रमुख रूप से लोक प्रशासन अध्ययन के दृष्टिकोण होते हैं। पहला संस्थागत होता है, दूसरा होता है साथियों व्यवहारवादी। क्या होता है, दूसरा दृष्टिकोण होता है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, जिसके अंदर होता है मानव व्यवहार, प्रेरणा और समूह गति की, यानी मनुष्य का व्यवहार, लोगों का व्यवहार, उनकी प्रेरणा, वो सब चीजें, और कर्मचारी की भूमिका को समझना, ये व्यवहारवाद होता है। व्यवहारवाद का सिंपल अर्थ होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य की जो व्यवहार और वार्तालाप होती है उनको समझना। दैट्स क्लियर, नो प्रॉब्लम। अगला है प्रणाली दृष्टिकोण। साथियों इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रशासन को एक प्रणाली मानना होता है, यानी ये प्रशासन है इसको एक प्रणाली के रूप में आपको मानना होगा। दूसरा इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल, यानी आपने प्रशासन को, आपने एक प्रतिनिधि चुना और सरकार के अंदर भेजा, वो सरकार के अंदर व्यक्ति बैठा आप जनता के प्रति बहुत सारा फायदा करेगा, काम करेगा, मतलब आपने इसको कुछ दिया प्रशासन को, प्रशासन ने घूम फिर के आपको वापस कुछ दिया, ये मतलब इनपुट प्रोसेस प्लस आउटपुट मॉडल। ठीक है, समझ गए। इस प्रकार हमने व्यवहारवादी, उदारवादी और प्रणाली दृष्टिकोण समझे। अब हम लास्ट समझेंगे वो है साथियों पारिस्थितिकी दृष्टिकोण। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर समाज, संस्कृति, पर्यावरण का प्रभाव होता है, यानी समाज कैसा है, यहाँ की संस्कृति कैसी है और पर्यावरण कैसा है, इसके ऊपर पूरा का पूरा फोकस किया जाता है। फिर ये प्रशासन परिस्थितियों को प्रभावित करता है। ठीक है साथियों, इस प्रकार हमने क्या समझा, प्रशासन का अर्थ समझा था, लोक प्रशासन का। दूसरे अध्याय के अंदर हमने क्या समझा था साथियों, दूसरे अध्याय के अंदर हमने विकास के बारे में समझा था लोक प्रशासन का, और तीसरे अध्याय के अंदर हमने समझा था लोक प्रशासन के दृष्टिकोण। ठीक है, दैट्स क्लियर, 3 पार्ट, कोई डाउट नहीं। ठीक है, इस बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में लिख देना पार्ट 2। ठीक है, तभी वीडियो आएगा। हा। तो अगला आपका जो लेसन है वो है लोक प्रशासन तथा अन्य सामाजिक विज्ञान, यानी लोक प्रशासन वीएस सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। ऑलराइट, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं अंतर विषयकता का प्रसंग क्या है। देखो, राजनीति विज्ञान से संबंध रखता है, जो राजनीति विज्ञान से संबंध रखता है और नीति निर्माण और सत्ता में उपयोग होता है और सत्ता हासिल करता है, और अर्थशास्त्र से दूसरा है साथियों संबंध रखता है, यानी बजट, योजना, संसाधन और उपयोग से। ठीक है, और समाज शास्त्र से संबंध क्या रखता है, सामाजिक संरचना, समूह और संस्कृति। आई होप आपको कुछ घंटा ही समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे पूछा है लोक प्रशासन तथा अन्य सामाजिक विज्ञान, यानी जो लोक प्रशासन होता है और अन्य सामाजिक विज्ञान होता है उनसे क्या संबंध होता है वो जानते हैं। सबसे पहले तो वो राजनीतिक संबंध रखते हैं, जिसके अंदर नीति निर्माण और सत्ता होता है, वो लोक प्रशासन के हाथ में होती है। दूसरा, वो अर्थशास्त्र से संबंध रखता है, मतलब पैसा टकों के क्षेत्र से भी लोक प्रशासन संबंध रखता है। ला भाई क्या बजट निकाला तूने, और अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फरवरी के अंदर निर्मला सीतारमण जी बजट पास करने वाले हैं, तो योजना और संसाधन उपयोग के द्वारा ये सब कुछ होता है। और फिर वो समझता है समाज शास्त्र से संबंध, यहाँ सामाजिक विज्ञान। तो फिर समाज से क्या संबंध रखता है लोक प्रशासन, वो सामाजिक संरचना, यानी समाज के अंदर क्या घटनाएं घट रही है, और समूह के बारे में और संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। और फिर आता है साथियों मनोविज्ञान संबंध। ठीक है, जो प्रशासन होता है लोक प्रशासन, वो मनोविज्ञान से भी संबंध रखता है, जिसके अंदर प्रेरणा, नेतृत्व और व्यवहार का अध्ययन होता है। लोक प्रशासन एक अंतर विषयक विषय है। दैट्स क्लियर, पूरा पार्ट क्लियर, कोई तकलीफ नहीं। लोक प्रशासन अर्थशास्त्र से भी संबंध रखता है, समाज से भी रखता है, मनोविज्ञान से भी रखता है और सबसे रखता है। दैट्स क्लियर, 4 पार्ट के अंदर हम लोक प्रशासन पूरा समझ चुके हैं। अब आपका 5वें पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। 5वां पार्ट है आपका संगठन। दिस इज 1000% इंपोर्टेंट, क्योंकि आपका ये 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, संगठन और औपचारिक तथा अनौपचारिक। ठीक है, तो हम समझेंगे संगठन सबसे पहले औपचारिक और दूसरे के अंदर समझेंगे अनौपचारिक। सबसे पहले जानते हैं औपचारिक संगठन कौन से होते हैं। औपचारिक संगठन वो होते हैं जिसके अंदर लिखित नियम हो और पदानुक्रम हो। ठीक है, मतलब वो बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी से चले, नियम से चले। ठीक है, अधिकार और उत्तरदायित्व स्पष्ट हो, भाई अधिकार स्पष्ट हो और उत्तरदायित्व स्पष्ट हो, ये होते हैं औपचारिक संगठन। सरकारी विभाग इसका उदाहरण है। जैसे मान के चलो आप टीचर हो, आपके गवर्नमेंट टीचर देखे होंगे। ठीक है, उस प्रकार के जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो लिखित नियम के अनुसार चलते हैं, पदानुक्रम के अनुसार चलते हैं और वो अपने अधिकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और अनौपचारिक संगठन कौन से होते हैं साथियों, अनौपचारिक होते हैं मित्रता, समूह, आपसी संबंध। जैसे आपके मित्र हो गए, आपने एक संगठन बना लिया और आपसी संबंध है, वो मनोबल और सहयोग बढ़ाता है। ये होते हैं औपचारिक और अनौपचारिक। साथियों 7 नंबर का या 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि औपचारिक और अनौपचारिक में क्या अंतर होता है। औपचारिक होता है सरकारी काम जो भी होते हैं, कैसे वो सरकार के गुलाम बने रहते हैं ना, सारे के सारे गवर्नमेंट टीचर्स हो गए, गवर्नमेंट अधिकारी हो गए, हाँ जी पद अनुसार चलते हैं, वो एक अनुशासन लेवल से चलते हैं। लेकिन अनौपचारिक क्या होता है, चल भाई
अपन मित्र दोस्त, अपना समूह, अपना परिवार, वो सब अनौपचारिक संगठन हो गए। दैट्स क्लियर, नो डाउट। 5 पार्ट आई होप एकदम बेटर तरीके से समझा दिया होगा। अब इससे अंदर कोई क्वेश्चन आएगा, आप करोगे ना, मेरे को कमेंट करके बताओ यस बॉस यस। इसका महत्व क्या होता है, दोनों संगठन मिलकर प्रशासन को प्रभावी बनाते हैं। दैट्स क्लियर। अब आपका इस पार्ट लास्ट पार्ट समझेंगे, वो पार्ट 6, वो है संगठन के शास्त्रीय उपागम। क्या है, संगठन के शास्त्रीय उपागम, यानी जो लोक प्रशासन होता है, जो संगठन होता है, उसके शास्त्रीय उपागम क्या होता है वो जानते हैं। सबसे पहले होता है वैज्ञानिक प्रबंधन। इसके अंदर क्या होता है, कार्य का वैज्ञानिक विभाजन किया जाता है, दक्षता और उत्पादन पर जोर दिया जाता है, ये होता है शास्त्रीय उपागम। दूसरा होता है प्रशासनिक सिद्धांत, जिसके अंदर योजना जो अपन बनाते हैं, संगठन, एकता, आदेश, समन्वय और नियंत्रण रखा जाता है, तो उससे हम कहते हैं संगठन के शास्त्रीय उपागम। साथियों, सिद्धांत साफ है, एकता और अनुशासन। ठीक है साथियों, अब आई होप, मैं आपसे आशा करता हूं कि आपने काफी कुछ समझ लिया होगा। अब हम समझते हैं नौकरशाही मॉडल, यानी इसके अंदर क्या होता है, नौकरशाही मॉडल होता है जिसके अंदर नियम आधारित व्यवस्था होती है। जैसे गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, वो नियम से चलते हैं, उन प्रकार नियम होता है। नौकरशाही पैसा होता है, नौकरशाही का अर्थ होता है एक पैसा, चाहे डिफेंस हो, कुछ भी हो, वो पैसा होता है, वो नौकरशाही ही होता है। पदानुक्रम, निष्पक्षता और विशेषज्ञता होती है। सीमाएं, मानव पहलू की उपेक्षा, कठोरता और लाल फीताशाही शामिल होती है। और साथियों, परीक्षा फोकस जानते हैं अब कि अगर आपके इन 6 अध्याय में से एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, तो वो कौन से, वो जानते हैं। तो आपके एग्जाम के अंदर लोक प्रशासन की परिभाषा तथा महत्व पूछे जा सकते हैं। दिस इज 1000% इंपोर्टेंट, वो बता रहा हूं जो परीक्षा के अंदर फोकस्ड है। फिर दृष्टिकोणों की तुलना, ठीक है, मैंने आपको समझाई थी। औपचारिक बनाम अनौपचारिक संगठन के बारे में पूछा जा सकता है साथियों। तो साथियों, अभी मैंने आपको बताया था कि औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है संगठन, अभी जस्ट बताया था। औपचारिक मतलब सरकारी कामकाज जो भी होते हैं, और अनौपचारिक